नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अब संसद का मॉनसून सत्र सिर्फ एक दिन का बचा है, आज को छोड़ दिया जाए तो। और आज भी आधा दिन तो धुल गया, स्थगित हो गई दोनों सदनों की कार्यवाही। यानी कुल मिलाकर के 13 तारीख आखिरी दिन है और गतिरोध जस का तस है। विपक्ष के 100 सांसद, 150 सांसद परमानेंट तख्ती और बैनर लेकर बाहर इंतजार कर रहे अमित शाह का कि आओ और सदन के भीतर खड़े होकर के जवाब दो मुद्दों पर। एक तो पायलट गन और लाठी पर, दूसरा राम मंदिर की पेटी चोरी पर, दान चोरी पर। अब जिस समय अमित शाह से बयान की और माफी की मांग हो रही है, सरकार का अड़ियल रवैया सबके सामने है। अमित शाह सदन में आकर जवाब देने के लिए कतई तैयार नहीं है। यह अहंकार है उनका या डर है, ये तो आप समझिए और या अमित शाह समझे। लेकिन इन सब हालात में क्या मोदी और शाह के लिए राह आसान होने जा रहा है या और मुश्किल होने वाले हैं हालात? क्योंकि अब माफी की डिमांड इस्तीफे तक पहुंचती नजर आ रही है। विपक्ष की हुंकार से अब सरकार हिल रही है और हुंकार है कि माफी तो अब छूट गई, पीछे की बात हो गई माफी। अब अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा और इस्तीफा होगा अमित शाह का अभी नहीं तो थोड़े वक्त के बाद, कुछ दिनों के बाद, महीने भर के बाद, 2 महीने के बाद, लेकिन शाह का इस्तीफा होगा। और जो भी लोग ये कह रहे हैं, संजय राउत जैसे विपक्ष के तमाम लोग अब अमित शाह के इस्तीफे की बात करने लगे हैं, तो इसमें अगर मेरा अपना व्यू आप मानेंगे तो अमित शाह के इस्तीफे के बाद ये सरकार नहीं चलनी, नहीं चलनी, नहीं चलनी, ये सरकार गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी की क्षमता नहीं है कि वो इस सरकार को बचा पाए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अमित शाह चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ वो कठपुतली हैं जिनकी डोर अमित शाह के हाथ में है। रील बना लें, डंका बजा लें, जो कुछ भी करें। तो अमित शाह की विदाई यानी मोदी का झोला देश के सामने दिख जाएगा। और शायद यही कॉन्फिडेंस है विपक्ष के भीतर कि विपक्ष अब संसद में सिर्फ मोदी शाह को नहीं पकड़ रहा है, एनडीए के सांसदों को कल कैसे पकड़ा था प्रियंका गांधी ने, आपने देखा था। वो नारे लगा रहे थे राहुल गांधी के खिलाफ और प्रियंका साइड से नॉर्मली होता है कि संकट के किनारे से निकल जाओ, वो जाके वहां कंधा पकड़ के कहीं राहुल गांधी तो बात भी कर रहे छात्रों से, भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, अमित शाह को लाओ। पहले प्रियंका को आपने देखा था। दूसरा विजुअल याद कीजिए पवन खेड़ा का। एनडीए के भाजपा के दर्जन भर से ज्यादा सांसद राहुल गांधी सर्व करो के नारे लगा रहे थे। पवन खेड़ा उस सबको चीरते हुए उनके आगे जाके खड़े हो गए, उन्हीं के बीच में अगुआ बन के खड़े हो गए। और जितना एएनआई, पीटीआई, आईएनएस, सबकी माइक आईडी जो एजेंसी थी सबकी उनके सामने लग गई और उन्होंने वहीं पर शुरू कर दिया, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह डरो मत, डरपोक है, वहीं शुरू कर दिया। और भाजपाई सांसद तमाशबीन हो गए, उनकी आवाज गुम हो गई। ये कॉन्फिडेंस जो विपक्ष में आया है उसका एक्सटेंशन आज संसद में जैसे ही प्रियंका गांधी घुसी वहां भी देखने को मिला। प्रियंका ने संसद में घुसते ही सवाल कर रहे गोदियों को पकड़ लिया और कहा, भाई ये बताओ कि इसका जिम्मेदार कौन है, मुझसे मत पूछो, तुम लोग बताओ और क्या चाहते हो। तुम्हारे जैसे इस सरकार के कारनामों पर हम भी चुप हो जाएं जैसे तुमने चुप्पी साध रखी है। ये किसी भी पत्रकार के लिए, अगर वो पत्रकार है, दलाल चाटुकार नहीं है, पत्रकार है, वो कोई भी बोले, राहुल बोले, प्रियंका बोले, ये बहुत आहत करने वाली बात है कि कारनामों पर तुम लोग चुप रह सकते हो, क्या हम भी चुप हो जाएं तुम्हारे जैसे ही। लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं है। बेशर्मी की हद ऐसी है, इंतहा ऐसी है।
अब मैं आपको एक-एक करके सुनवा देता हूँ, सब दिखा देता हूँ। एक मैं इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूँ कि ये कार्यक्रम आप मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े ही देख रहे हैं, लेकिन आज अकेले देखेंगे मेरे साथ और कार्यक्रम भी छोटा होगा, काफ़ी छोटा, क्योंकि भाऊ की तबीयत आज ठीक नहीं है, बुखार वगैरह है उनको, तो उसमें बिल्कुल कंडीशन नहीं है कि वो हम कार्यक्रम में शामिल हो पाएँ। थोड़ा बहुत तो तबीयत भी गड़बड़ होती है, तो भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है कि कार्यक्रम कर पाएँ, तो इसलिए अकेले ही मैं आपको सब दिखा दूँगा, जितना हम हमारा विज़न व्यू है, वो भी आपको बता देंगे। चलिए, सबसे पहले शुरू करिए संजय राउत से। सुनाइए राउत को। सर, खड़गे जी ने भी यही बोला है कि गोल पोस्ट चेंज नहीं करेंगे, अमित शाह को स्टेटमेंट देनी होगी। आप एग्री करते हैं इससे? अमित शाह की स्टेटमेंट के अमित शाह को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। स्टेटमेंट की बात छोड़ दीजिए। भविष्य में ये नौबत आने वाली है कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ने वाला। आप देखिए क्या होता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन किरण रिजिजू बोलते हैं कि एचएमआर के बात करने के लिए तैयार है। कौन है? किरण रिजिजू ने बोला, ओम बिरला जी ने भी बोला कि इसके ऊपर एचएम बात करने वाले हैं। दो विषय है, एक तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी, राम मंदिर की लूट, और जंतर मंतर पर बच्चों को पैलेट गन से मारने का आदेश किसने दिया। ये दोनों मुद्दे के ऊपर ही सदन में 15 दिन से हंगामा हो रहा है। तो एक विषय छोड़ेंगे, दूसरा पकड़ेंगे, दोनों विषय पर चर्चा होगी। प्रधान हमारे जो गृह मंत्री है वो अपने आप को सरदार पटेल जैसे लोह पुरुष मानते हैं ना, तो लोह पुरुष ने डरना नहीं चाहिए, नहीं डरना चाहिए। हम डरते हैं क्या? नहीं डरते आपसे। हमको जेल में डाला, हमारे खिलाफ कार्रवाई चलती है, हमेशा पुलिस की कार्रवाई चलती है। हम आपसे नहीं डरते और डरेंगे भी नहीं। अब डरने की बारी आपकी है। डरने की बारी आपकी है। यही जो ना विपक्ष का कॉन्फिडेंस है, यही मोदी और शाह को भीतर तक हिला के रखा है। और ये हकीकत है। बहुत सारे लोग जो सरकार के करीब हैं, अब हम नाम वगैरह तो नहीं ले सकते किसी का भी, लेकिन सरकार के बहुत सारे करीबी लोग, वो भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि भीतर भीतर मतलब भीतर तो दो ही लोग हैं, मोदी और शाह। वो बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, अकुलाहट उनकी बहुत है, व्यग्रता बहुत है। और ये जो सारा कुछ इकट्ठा होता है, अकुलाहट, व्यग्रता, ये भीतर के भय का प्रतीक होता है, जब भीतर भय बैठा होता है। तो अब मोदी और शाह, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काउंटडाउन है, अब माना जा सकता है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आगे चलिए, अब ये जो है संजय राउत के बाद अगला आप देखिए। ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, लेकिन कोई चर्चा जी मैम। तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं हम। यही बात मैंने कहा ना, दूसरा प्रियंका गांधी ही आ गई। इनको एक बार हम और जरूर सुनवाएंगे आपको। क्या कहा आखिर में? कहा जहां पर हजारों बच्चे इकट्ठा होते हैं, आप लाठी चलाओ, पैलेट गन चलाओ, बिहार में AK-47 चलाओ। सवाल क्या था? ये सारे गोदी इकट्ठा हुए थे। सवाल था कि मैडम कैसे संसद चलेगी, गतिरोध ये क्या ऐसे ही कायम रहेगा? तो उन्होंने सीधा कहा कि हम सवाल न करें, सवाल न करें, इस पे क्या करें, चुप बैठ जाएं। और फिर आगे बढ़कर के, एक कदम आगे बढ़ के फिर रुक करके, क्या आपकी तरह चुप बैठ जाएं हम, जैसे आप चुप बैठे हुए हैं? ये गोदियों के गाल पर बहुत जोरदार तमाचा था, थप्पड़ था ये। लेकिन ये पत्रकार खुद को कह के और चाटुकारिता दिन भर चढ़ चाटने में लगे हुए हैं। अब चलिए इसके आगे चलते हैं, जरा अगली बाइट लाइए। बिल JPC में बात भेजने की बात कर रहे हैं, किस पर क्या कहेंगे सर? बेचना चाहिए,
सर मात्र 2 दिन बचे हैं आज अभी कल तो नहीं कुछ होगा। आज क्या है, हम जो वही कर रहे हैं, कंटिन्यू जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। जो हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे। आज का है, कल कुछ नहीं होगा। इसमें बहुत सारी बातें छिपी हैं। इस सत्र में मोदी और शाह का बहुत बड़ा प्लान था, डिलिमिटेशन का प्लान। जो कह रहे हैं ना कि आज यही हम करेंगे, कल कुछ होगा नहीं, क्योंकि कल आखिरी दिन है और ऐसा संविधान संशोधन बिल वगैरह ला करके आखिरी दिन कोई इसको बचता नहीं। हालांकि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, संविधान को तार-तार करने के किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं इस बात में कई बार नहीं सहमत होता हूँ विपक्ष या कांग्रेस के लोगों से कि नहीं कुछ होगा, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष ने जेनजी का योगदान इसमें मानना पड़ेगा। विपक्ष को एहसान मानना चाहिए जेनजी का। अगर ये जेनजी प्रोटेस्ट नहीं हुआ होता तो इस सत्र में लोकतंत्र स्वाहा हो गया होता, डिलिमिटेशन बिल आ जाता और नरेंद्र मोदी जब तक फिर इस संसार में रहते, प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहते, कोई हिला डोला नहीं पाता। लेकिन फिलहाल आगे कितना दिन बचेगा लोकतंत्र? फिलहाल डिलिमिटेशन बिल नहीं आया तो लोकतंत्र भी बचा हुआ क्या है? मूर्छित है, मूर्छा में है। मतलब जागृत नहीं है लोकतंत्र, मूर्छित है। लेकिन कहां से हम खोजें संजीवनी बूटी? या तो फिर बजरंगबली आए साक्षात और लाए संजीवनी बूटी, लोकतंत्र को सुंघाएं और लोकतंत्र की मूर्छा खत्म हो। और ये सब ऐसे हैं कि ये मूर्छा बनी रहे, वो वाली बूटी सुंघा रहे हैं सब। जो सत्थम बैठे हैं, लोकतंत्र की मूर्छा परमानेंट हो जाए, वो लगातार बूटी सुंघा रहे हैं। लोकतंत्र मूर्छित अवस्था में जहां पड़ा है, उसको घेर करके भी यही बैठे हैं। कोई जा भी नहीं सकता कि दूसरी दवाई सुंघा दे। तो पहले इनको भगाना होगा, फिर लोकतंत्र को मूर्छा से बाहर लाना होगा। अगली बाइट पर आइए। डिसाइड कर रहे हैं, सरकार डिसाइड कर रही है। अगर जा रहा है जेपीसी में तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी रिजर्वेशन से जो हमने बताया है कि किसमें किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकता है संस्थाओं को लेकर, उनकी जमीनों को लेकर, और किस तरह से जिस तरह एनजीओज काम करते हैं लोगों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, और बहुत सारे अन्य कार्य भी करते हैं, तो उसको सीधे हिट करने की सरकार कहीं ना कहीं, अगर ये बिल आता तो कहीं ना कहीं सरकार इंटिमिडेट करती ऐसे ऑर्गेनाइजेशन संगठनों को जो सरकार के अनुरूप काम ना करे। मैम, झारखंड में जो पेपर लीक हुआ उस पर ये कहना है बीजेपी का कि अपोजिशन अब इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, क्यों आखिर अपोजिशन लगातार इस पे बोल रहा है। सारे युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे, जहां तक पेपर लीक का सवाल हो, चाहे हमारे जितने भी प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हो, आज हमने देखा है कि करप्शन किस तरह सीप इन कर गया पूरे सिस्टम के अंदर। हम देख रहे हैं कि किस तरह वाइस चांसलर्स में सारे आरएसएस या किसी एक प्रत्येक संगठन के लोग आके बिठा दिए गए हैं। इसी के साथ आज हमने देखा कि जो नया जेवर एयरपोर्ट बना था, किस तरह से उसमें पूरा पानी भर गया है। हमने देखा कि किस तरह कानपुर एक्सप्रेसवे है, भ्रष्टाचार के किस तरह वो भी बलि चढ़ा है, किस तरह वहाँ पे पूरा मतलब गड्ढे ही गड्ढे हैं और पूरा में पैचेस पूरे उसमें, लाइक आप लिटरली आप उसको सड़क को उखाड़ सकते हैं अपने हाथों से। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की जो एक जो खूबी रही है 10 सालों में, ये यही रही है कि भ्रष्टाचार हर विभागों में पूरी तरह से अंदर घुस गया है बुरी तरह से। एयर इंडिया का पायलट डोप टेस्ट में दूसरी बार पॉजिटिव आया है। मैम, राम मंदिर, ये लोग पत्रकारों को एयर इंडिया पायलट डोप टेस्ट में आया है, ये डिम्पल यादव टिप्पणी इस पे चाहिए इनको। एयर इंडिया पायलट डोप टेस्ट में आया है, जाके एयर इंडिया सीईओ सवाल करो, जो है उससे जो डीजी सीए है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, उससे सवाल करो। जाओ नागरिक उड्डयन मंत्रालय में, उससे सवाल करो, वो बताओ। उसमें डिम्पल यादव क्या बताएंगी? चलिए खैर, यही है मीडिया, इसीलिए प्रियंका ने पकड़ा था। आगे चलो भैया, अगली वाइट। मात्र 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बचे सर। एफसीआरए बिल जो है वो जेपीसी में भेजने की बात कर रही है। देखिए, अच्छा, अरे अभी हम लौट के आगे बात करेंगे। देखिए, एफसीआरए है, क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजना बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो,
पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। ये हाँ, अखिलेश यादव ने दे दिया जवाब, हालांकि उस पर नहीं कि क्यों कैसे। दरअसल रिपोर्ट आई कि जो टर्बुलेंस हुआ था एयर इंडिया की फ्लाइट में, उसका उसका जो पायलट है उसका डोप टेस्ट जो दूसरा वाला भी हुआ, उसमें भी आया है कि वो नशे में था और वो गांजा पिया हुआ था, गांजा पिया हुआ था जम के। अब बाकी आप समझ लीजिए कि क्या अखिलेश यादव ने कहा कि प्लेन चलाने वाले में और हमारे प्रदेश चलाने वाले में समानता दिख रही है। तो उसी रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने बहुत दूर तक वार किया है। चलिए, अब इसके बाद ये जो था, इसमें एफसीआरए की तीनों लोगों ने चर्चा की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चर्चा की, डिम्पल यादव ने भी की और अखिलेश यादव ने भी की। एफसीआरए को आज एफसीआरए बिल पेश होना था। एफसीआरए बिल अब जेपीसी में संयुक्त संसदीय समिति में भेजे जाने की खबर है। अगर संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जाता है एफसीआरए बिल को, तो ये एक और मतलब जो सरेंडर का लगातार सिलसिला चल रहा है, सीरियल सरेंडर इसको आप कह सकते हैं, सीरियल सरेंडर के क्रम में एक और सरेंडर जुड़ जाएगा, जिस एफसीआरए को लेकर के इतना बिल्कुल छाती चौड़ी किए थे, और ये मामला एफसीआरए का सीधा होम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ था। मतलब अमित शाह का अपना इसमें निजी ईगो लगा हुआ था, और एफसीआरए जेपीसी में भेजना पड़े तो आप समझ लीजिए ये सिर्फ भारत के विपक्ष के सामने सरेंडर नहीं है, एक बार फिर अमेरिका के सामने सरेंडर है, अगर ये बिल नहीं आकर के जेपीसी में जा रहा है तो। क्योंकि अमेरिका से इस पर विरोध आया था, विपक्ष को संतुष्ट करने के आड़ में स्टालिन और शरद पवार को साधने के खेल का हिस्सा बनाकर एफसीआरए को जेपीसी को भेजा जा रहा है। दरअसल एफसीआरए बिल न स्टालिन, क्योंकि देखिए आप बहुत क्लियर कट कुछ समझना है, डिलिमिटेशन बिल जो है वो 2/3 बहुमत पर पास होगा, यानी 360 चाहिए, और एफसीआरए के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है, साधारण बहुमत, मतलब आधा मतलब वही 272, और 272 से आगे 293 तो कब का है इनके पास, 298 तो वोट पड़े थे डिलिमिटेशन पर। तो ये जो एफसीआरए बिल है, इसको पास करवाना रत्ती भर मुश्किल नहीं था अमित शाह के लिए, रत्ती भर मुश्किल नहीं था, उसके बावजूद जेपीसी में भेजा जा रहा है। तो ये विपक्ष का दबाव नहीं है। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर विपक्ष की भावनाओं का सम्मान और उनकी चिंता का समाधान, ये कभी विषय ही नहीं रहा है इस सरकार के लिए, मोदी और शाह के लिए। मोदी और शाह तो कोई भी बिल जो उनके दिल के, उनके ईगो के करीब हो, जिस बिल को उनका ईगो धक्का मार रहा हो, उस बिल को तो जब पास करवाते हैं तो ये विपक्ष को रौंदने का इनको एक अहम होता है कि हमने विपक्ष को रौंद करके बिल पास किया। 2-2 मिनट में कितने बिल पास हुए हैं इसी सत्र में? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, ऐसे ऐसे बिल पास होने की ड्यूरेशन है कि बिल पेश हुआ, पास हुआ। सिंपल मेजॉरिटी, और वो सारे बिल सिंपल मेजॉरिटी के, संविधान संशोधन छोड़ के सब सिंपल मेजॉरिटी के होते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी में तो सरकार है ही है, तभी तो चल रही है सरकार। सिंपल मेजॉरिटी का भैया 2 मिनट और खर्च करते एफसीआरए, हंगामा करता रहता। विपक्ष कितना भी हंगामा कर ले, विपक्ष वॉकआउट करे, हंगामा करे, कुर्सी पे चढ़ जाए, मेज के नीचे घुस जाए, कुछ भी कर ले, सिंपल मेजॉरिटी में तो एक बार बस वाइज, हाँ एस हो गया, खूब तेज आवाज आ गई और ध्वनि मत से बिल पास हो गया, सिंपल मेजॉरिटी, इतना करना होता है। ये अमेरिका का दबाव है, इसलिए घुटनों पर है सरकार। खैर, अब इस घुटनों पाने के बाद इसका तो अब अपडेट आ जाए, जेपीसी में चला गया है, बिल को भेज दिया गया, तब इस पर और अपडेट चर्चा करेंगे। जरा और आगे बढ़िए, लाइए विजुअल लाइए।
चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। सांसद चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। और चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ। ये आज सांसदों की संख्या ये 250 से ज्यादा है। ये 250 से ज्यादा सांसद हैं, क्योंकि आज बारिश उरिश भी नहीं है तो एक साथ है, नहीं तो कई बार टुकड़ों टुकड़ों में होते हैं। 200 से ऊपर, 250 के आसपास सांसद। 250, बहुत लोग कहेंगे 250 कैसे हो गए जब उनके इतने हैं, इनके इतने। यहाँ राज्यसभा और लोकसभा के सम्मिलित सांसद हैं। आप देख रहे होंगे वहां पर प्रियंका गांधी के बगल में अवधेश पासी, और अवधेश पासी के बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खड़े हैं। खड़गे साहब राज्यसभा में, वेणुगोपाल पीछे हैं सेकंड रो में, वेणुगोपाल राज्यसभा में। तो राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों को जोड़ने के बाद ज्वाइंट स्ट्रेंथ 350 तक पहुंच जाएगी विपक्ष की। तो ये ज्वाइंट है, ये क्लियरिटी जरूरी नहीं। तो अंधभक्त आकर के, दर्शक तो हमारे सब क्लियर हैं, अंधभक्त आकर के बीच में मजे लेने लगते हैं, इनको पता भी नहीं है। अरे भाई, अगर हमें तो कुछ नहीं पता, तुम लोग थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लेते, देश का उद्धार हो जाता। खैर, ये इतने सांसद एक साथ इकट्ठा हैं, और क्या, अमित शाह सदन में आओ। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। वोट चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अरे बीजेपी का दफ्तर है या अलीबाबा 40 चोर का अड्डा है? क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। चलिए अब अगली बाइट लाइए, जल्दी जल्दी बाइट चलाइए। हमारी डिमांड तो पहले दिन से जो है वो आप अभी भी हम सिर्फ नहीं, पूरी देश इस पे अनड़ है कि एक जो 20 जुलाई जो घटना घटी पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर भी नहीं, वहाँ पे जैसे अनाम नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ रैफ जैसे वायलेंस यूज किया। अमित शाह अब 2 हफ्ते से ज्यादा पार्लियामेंट से भाग रहे, मुंह छिपा के अमित शाह और मोदी जी पार्लियामेंट से भाग रहे। हमने एक स्टेटमेंट मांगा था, हमने नेहरू जी इमरजेंसी के ऊपर लेक्चर नहीं मांगा है। हमने कहा कि आप सदन में आओ और स्पष्ट स्टेटमेंट दो। गोली पलट गोली और वायलेंस के निर्देश आपने दिया था, हाँ कि नहीं? और अगर आपने नहीं दिया तो आपके मंत्रालय में कौन दिया? क्योंकि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ रैफ तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन बिना कर ही नहीं सकता ये। 1 और 2, जो जिस राम मंदिर का अनाउंसमेंट पीएम साहब खुद इस लोकसभा के अंदर किए, जिस राम मंदिर का गैजेट नोटिफिकेशन एमएचए ने खुद किया, आज वही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, करोड़ों का पैसा, करोड़ों 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा, लोगों का लूट, लोगों का। आप कहते हो आप हिंदुओं की सरकार हो, आप हिंदू के लिए काम करते हो। ये हिंदू ही गए थे जो वहाँ पे हिंदू का भक्ति है, जो वहाँ पे देखे चढ़ावा भगवान राम को देते हैं। और जैसे कोई कॉमेडियन ने कहा है कि एनीवे आई विल नॉट रिपीट दैट, बट ठीक है, जो अभी आप ये राम मंदिर का जो डिबेट है, जो सबसे बड़ा अभी टॉपिक है, आप उस पर चर्चा नहीं करोगे। लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने हम लोग को बताया, मीडिया से बातचीत में साफ साफ कहा कि गृह मंत्री सदन में आना तो आता कि तो किस लिए नहीं आता है? एक मिनट नहीं, हम तो विपक्ष का, आप लोग पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का ये झूठ विश्वास करते हैं। विपक्ष रोज यहाँ पे खड़ा है, हम क्या रोक रहे हैं अमित शाह को सदन में आने से? अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, हम तो रोज आ रहे हैं। हम तो रोज बोले, चिल्ला के बोल रहे हैं अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह देश के गृह मंत्री, अगर उनको सदन में आना है, ये सीढ़ी ऊपर तक ऊपर चले जाए, कौन रोक रहा है उसको? कोई रोक रहा है उसे? अमित शाह सदन में आके स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार चाहती है कि अमित शाह आए, 2 घंटा वो लेक्चरबाजी करे और हम उसके सुने। राइट, हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट चाहते हैं ब्रुटालिटी के ऊपर। हम अमित शाह का 2 घंटे का लेक्चर नहीं सुनना चाहते, फलाना ठिकाना हमको नहीं सुनना है। अमित शाह सदन में कौन रोक रहा है? सीढ़ी तो यहाँ है, जानते नहीं अमित शाह लोकसभा का ठिकाना? भेज दे उनको चिट्ठी लिख के कि लोकसभा कहाँ पे है। लोकेशन भेजिए महुआ मोहित्रा जी, लोकेशन भेजिए। ये बहुत जबरदस्त था। बस अब यहीं पे हम कार्यक्रम खत्म करेंगे, और अगले कार्यक्रम में कुछ और जो संसद में चल रहा है उसके अपडेट को लेकर के आ रहे हैं अभी बस थोड़ी देर के अंदर। इजाजत दीजिए हमें, नमस्कार।